हाय माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको क्लास 10वीं मैथ है त्रिभुज पे लेक्चर दूसरे पे चर्चा करता हूं। मैं सबसे पहली बात तो मैंने लेक्चर फर्स्ट में आपको त्रिभुज किसे कहते हैं और त्रिभुज कितने भागों में बांटा गया है। मैंने पहले बताया था बेटा त्रिभुज को दो भागों में बांटा गया था, भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर। मैंने भुजाओं के आधार पर मैंने सारी चर्चा की थी, लेकिन आज मैं इस लेक्चर में बेटा आपको कोणों के आधार पर बात करूंगा। तो जैसे हम बात करते हैं, सबसे पहला चीज हम बताया कोणों के आधार पर त्रिभुज को तीन भागों में बांटा गया है। पहला आपका क्या था बेटा, न्यूनकोण त्रिभुज। दूसरा क्या था बेटा, समकोण त्रिभुज। तीसरा वाला क्या है बेटा, अभिकोण त्रिभुज। तो सबसे पहली बात तो हम बात करते हैं बेटा कि न्यूनकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। ओके, जैसे तो सबसे पहली बात तो बेटा यहाँ पर हम हेडिंग डालते हैं न्यून कोण न्यून कोण क्या बेटा, त्रिभुज। ओके, देखिए समझते हैं। आपको दिख रहा होगा बेटा, ये त्रिभुज दिख रहा होगा। मैंने जिसका नाम, इस त्रिभुज का नाम क्या दे दिया मैंने, ए बी और क्या दे दिया बेटा, सी। ओके, तो न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं। सबसे पहली बात हमको पता होना चाहिए न्यून कोण किसे कहते हैं। आप लोग पढ़े होंगे क्लास 9 मैथ में न्यून कोण किसे कहते हैं। तो ऐसा कोण जिसका माप 0 अंश से बड़ा और 90 अंश से छोटा होता है उसे न्यून कोण कहते हैं। लेकिन हम बात करते हैं बेटा यहाँ पर न्यून कोण क्या, त्रिभुज की बात करते हैं। ओके, तो इसमें देखिएगा, जैसे बात करते हैं बेटा, एक कोण तुम्हारे यहाँ पर हमने ले लिया बेटा 30 ले लिया। कितना ले लिया, बोलो, 30 ले लिया। अब यहाँ पर हमने कितना ले लिया बेटा, यहाँ पर मान लो बेटा यहाँ पर कितना है, यहाँ पर हमने ले लिया क्या, 70 ले लिया। ठीक, और यहाँ पर मैंने क्या ले लिया बेटा, 80 अंश ले लिया। तो आपको दिख रहा होगा, सबसे पहली बात तो आप लोग पढ़े हैं बेटा कि जो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग होता है वो 180 अंश होता है। वो लेक्चर फर्स्ट में मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर देखिए क्या जोड़ने पर 180 आ रहा है। हमने कहा बेटा 70 30 कितना हो गया, 100 हो गया। 100 और 80 जोड़ेंगे कितना होगा बेटा, 180 होगा। तो अब न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं, अब ये समझना आप। तो ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 0 अंश से क्या होना चाहिए बेटा, बड़ा हो और 90 अंश से क्या हो, छोटा हो, उसे हम क्या कहते हैं, न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। आप लोग देख रहे हैं कि ये त्रिभुज जो दिख रहा है बेटा ए बी सी, इसमें आप देख रहे हैं ए का मान कितना बेटा 80 है, बी का मान बेटा 30 है और सी का मान कितना बेटा 70 है। तो आप लोग देख रहे हैं जो तीनों कोण है उस सभी जो कोण है बेटा सभी 0 से क्या है, बड़े हैं और 90 अंश से क्या है, छोटे हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे हम इसकी बात करते हैं बेटा डिफिनेशन की, परिभाषा। ठीक, तो मैं लिखूंगा कैसे, रट्टा नहीं है। हमने क्या बताया, ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण क्या होना चाहिए बेटा, 0 अंश से बड़ा हो 90 अंश से छोटा हो, उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे हम डिफिनेशन की बात करते हैं, देखिए थोड़ा सा लिखेंगे कैसे बेटा, ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 0 अंश से क्या बेटा, 0 अंश से बड़ा तथा 90 अंश से छोटा होता है उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। समझ में आया। तो न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं, ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण क्या हो, 0 अंश से बड़ा हो। सभी कोण क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 अंश देखो सभी कोण क्या हैं, छोटे हैं। तो ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 0 अंश से बड़ा तथा
90 अंश से छोटा होता है उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। समझ में आया बेटा? ठीक, चलिए। और आपको मैंने बताया था बेटा कि त्रिभुज के जो तीनों अंतःकोणों का योग होता है वो कितना होता है? 180 होता है। जैसे इसको देखते हैं, समझते हैं बेटा। देखो आप लोग देख रहे हैं हमारा त्रिभुज क्या है? ए बी सी। तो आप देखिए पहले एंगल ए प्लस क्या बेटा? एंगल बी प्लस एंगल क्या बेटा? एंगल सी। क्या देखो तीनों का योग 180 आता है। आप ए के सामने देख रहे हैं कितना है? 80 अंश है। मैंने यहाँ पर लिखा बेटा 80 अंश प्लस बी के सामने क्या है बेटा? आपका 23 अंश है प्लस सी की वैल्यू क्या है बेटा? देख के बताओ 70 अंश है। तो देखो 8 3 कितना? 11, 11 7 18, मतलब बेटा टोटल कितना आ गया? 180 अंश। समझ में आया? तो न्यून कोण त्रिभुज आपको बहुत आसानी से मैं समझा दिया। अब हमारे चलते हैं बेटा न्यून कोण के बाद। न्यून कोण त्रिभुज के बाद मैंने बताया था बेटा, तुमको क्या बताया था? समकोण त्रिभुज। चलते हैं आगे। दूसरा वाला आपका क्या है? भुजा सॉरी कोणों के आधार पर समकोण क्या बेटा? त्रिभुज। ठीक, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? देखिए, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या होना चाहिए बेटा? 90 अंश होता है उसे हम क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे हम एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। ठीक, जैसे आप लोग देख रहे बेटा, ये आपका क्या है बेटा? त्रिभुज है। ठीक है, इसका नाम बेटा दे दिया ए, इसका नाम बेटा हमने क्या दे दिया? बी, इसका नाम क्या दे दिया? सी। ये वाला देख रहे बेटा, ये जो कोण होगा वो बेटा कितना होगा? 90 डिग्री होगा। कितना होगा? 90 डिग्री, मतलब 90 अंश होगा। अब देखिए, अगर हम तेरे बेटा 90 अंश है, ये भी चेक करने की बात है क्या तीनों कोण 180 अंश है? तो हम कह रहे बेटा तुम यहां पर क्या करते हैं? अपने मन से बेटा कुछ भी रख सकते हो। हमने कहा सर यहाँ पर क्या करते हैं? अगर हम बेटा यहाँ पर 60 करते थे, यहाँ पर 40 करेंगे। ओके, तो यहाँ पर तुम अपने मन से कुछ भी रख सकते हो। क्या रख दे बेटा? ऐसे रखना। मान लिया हमने यहाँ पर कितना बेटा था? कितना रख दे? मान लो यहाँ पर 30 रख दे, या यहाँ पर क्या रख दो तुम लोग? 40 रख दोगे। 9 4 13, 130। इसका मतलब बेटा ये जो होगा, इसका मतलब कितना होगा? 50 अंश होगा। कितना होगा? 50 अंश। थोड़ा समझते हैं, पहले जोड़ो पहले इसको। 9 4 13 और 13 5 18, 180 अंश हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। चलिए अब तुम लोग देखो बेटा, समझना पहले। हमने क्या बताया? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश हो उसे क्या कहते हैं बेटा? समकोण त्रिभुज। अर्थात ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश हो तथा दोनों कोण क्या हो बेटा? न्यून कोण हो, उसे क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे डेफिनेशन तो एक पूछता है, डेफिनेशन कैसे लिखना है उसको हम समझते हैं। आप लोग थोड़ा देखिएगा। आप लोग यहां पर लिखेंगे आप लोग ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश होता है तथा अन्य दो कोण क्या होते हैं? अन्य दो कोण न्यून कोण होता है उसे समकोण त्रिभुज। बेटा मैं हिंदी नहीं लिख रहा, ऐसे सिंबल लिख दे रहा हूं। समकोण त्रिभुज कहते हैं। ओके, तो ऐसा त्रिभुज जिसका क्या बेटा? एक कोण 90 अंश हो, बाकी दोनों जो शेष कोण होती है वो क्या होना चाहिए? न्यून कोण हो, उसी को हम क्या कहते हैं बेटा? समकोण त्रिभुज कहते हैं। हमने बताया बेटा ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण
90 अंश का होता है तथा अन्य दो कोण न्यून कोण होता है, या बेटा हम लिख लो क्या बेटा, न्यून कोण होते हैं, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। समझ में आया? ये आपको बेटा न्यून कोण हो गया, समकोण हो गया। अब हम बात करते हैं तीसरा वाला क्या बेटा, अधिक कोण। क्या से आप चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत बताने की आवश्यकता नहीं, अगर आप चेक करना चाहते हैं तो दिखा दीजिए बेटा। देखो यहाँ पर एंगल ए प्लस क्या बेटा, एंगल बी प्लस बेटा एंगल सी। ओके, एंगल ए के सामने आप देख रहे हैं यहाँ पर कितना बेटा 50 डिग्री। ओके बेटा, जो बी के सामने है आपका कितना है 90 डिग्री, जो सी के सामने है वो आपको दिख रहा है कितना बेटा 40 डिग्री। अब तीनों का जब हम सम करते हैं, सम मींस होता है बेटा जोड़ना। जब जोड़ते हैं कितना है 9 5 9 5 14 14 4 कितना बेटा 180 अंश। समझ में आया? ओके, तो आपका ये समकोण त्रिभुज भी खत्म होता है बेटा। अब हम आगे चलते हैं अधिक कोण त्रिभुज। अगर आपको बेटा ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर आप अपना कमेंट कीजिएगा। ओके, तो हम आगे चलते हैं, कौन सा त्रिभुज बेटा, अधिक कोण त्रिभुज। ओके चलते हैं। ओके चलते, तो अधिक कोण त्रिभुज किसे कहते हैं पहले उससे हम समझते हैं। सबसे पहली बात हमने बताया बेटा कि तुम लोग को रटना नहीं है बिल्कुल। मैथ एक ऐसे सब्जेक्ट है बहुत मजा आता है, लेकिन जब समझ में आए तो अब कोशिश करोगे तो 100% मैं कहता हूं आपको सिखा के छोड़ूंगा। देखते हैं, तो अधिक कोण आप लोग पता होगा बेटा, ऐसा त्रिभुज सॉरी ऐसा कोण जिसका माप 90 अंश से बड़ा होता है 180 अंश से छोटा होता है, उसे अधिक कोण त्रिभुज सॉरी अधिक कोण कहते हैं। बेटा अधिक कोण पता है तो आपको अधिक कोण त्रिभुज में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे समझते हैं हम, ये आपको दिख रहा होगा बेटा एक त्रिभुज है बेटा। ओके, हम इसका नाम कर देते हैं बेटा, इसका नाम ए एम टी। ओके, कुछ भी ले सकते हैं आप, अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो इसका पता होना चाहिए, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश से बड़ा और 180 अंश से छोटा हो, उसे क्या कहते हैं, अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे मैंने कहा बेटा 90 अंश से बड़ा, एक कोण पर ध्यान देना, 90 अंश से बड़ा 180 अंश से क्या हो जाए बेटा छोटा। हमने कहा है पर तुम अपने मन से बेटा कुछ भी ले सकते हो, 90 अंश से बड़ा होगा 180 अंश से छोटा क्या आपका है, यस या नो, यस। तो 110 हो गया। अब हम कह रहे बेटा अब दो कोण ऐसे लेना कि आपका 180 अंश होना चाहिए। ओके, जैसे अब हम कह रहे 110, यहां पर तुम ले लो बेटा, कितना ले लो बेटा 40 ले लिया मैंने। 110 40 कितना होता है 150। इसका मतलब बेटा ये जो कोण होगा तुम्हारा वो कितना होगा 30 डिग्री होगा। ओके, तो अब देखो बेटा 110 और 40 जोड़ते हैं तो बेटा 150 होता है, और 150 प्लस 30 जोड़ते हैं तो कितना होता है 180। इसका मतलब बेटा त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों जो 180 अंश होता है उसमें फॉलो कर रहा है। ओके, देखिए अब ऐसे आप लोग लिखेंगे या ऐसे बोल दो, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश हो, सॉरी ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश से बड़ा और 180 से छोटा हो, प्रत्येक दो कोण न्यून कोण हो, उसे क्या कहते हैं, अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। अपने लैंग्वेज में ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो जाए बेटा 90 अंश से बड़ा हो तथा 180 अंश से छोटा हो, उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे समझते हैं, देखो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश से बड़ा तथा तथा 180 अंश से छोटा
होता है उसे क्या कहते हैं बेटा? अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे अब इसको हम चेक करते हैं बेटा, यहाँ पर एंगल ए प्लस बेटा एंगल क्या बेटा एम है, क्या है एम प्लस एंगल क्या बेटा टी है, क्या है टी। ओके, ए के सामने आपको दिख रहा होगा बेटा, आपका यहाँ पर क्या लिखा बेटा 40। अब बताओ एम के सामने क्या है बेटा 110 है, मतलब 110 प्लस बेटा एंगल टी के देखो बेटा क्या लिखा है वहां पर 30। अब आप इसको जोड़ते हैं बेटा तो 110 और 104 सॉरी 110 और 40 जब जोड़ोगे तो 150, 50 प्लस 30 कितना है बेटा टोटल कितना 180। समझ आया? तो हमने क्या लिखा, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश से बड़ा तथा 180 अंश से 180 अंश से क्या बेटा छोटा होता है उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे बताया ना एक त्रिभुज 90 अंश से बड़ा है और 180 अंश से क्या है छोटा है, उसे क्या कह देंगे अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। ओके, तो आई हो बेटा हमने कहा कि कोणों के आधार पर आपको सब समझ में आया होगा। अब बेटा चलते हैं आपको त्रिभुजों की क्या बेटा सर्वांग समता के बारे में। ओके चलिए, तो सबसे पहली बात हमने बताया बेटा कि आपका ये चीजें जो था थोड़ा बेसिक चीजें क्लास 9th में था। अब हम आगे चलते हैं बेटा, तुमको क्लास 10th में जो हम पढ़ाएंगे आपको आपकी कक्षा 10 में जो बेटा आपको बोर्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं इसमें क्वेश्चन जो होते हैं उसको हम चर्चा करते हैं। इससे बहुत सारी प्रमेय मैं इसको प्रूव करवाऊंगा, लेकिन सबसे पहले से थोड़ा सा उसकी कुछ बेटा परिभाषा है उसको समझा देता हूं। तो सबसे पहली बात तो बेटा मैं हेडिंग डालता बेटा तुमको समझाता हूं त्रिभुज। सॉरी अब क्या बेटा सर्वांग सम, क्या बेटा सर्वांग क्या बेटा आकृतियां, किसे कहते हैं सर्वांग आकृतियां। ओके चलिए, तो सर्वांग आकृतियां किसे कहते हैं हम इस बात की चर्चा करते हैं। तो बेटा देखो पहली बात मैं समझाऊंगा तुमको, डिफिनेशन आप लोग अपने से बना सकते हैं, फिर भी मैं लिखा दूंगा आपको। देखो बेटा सबसे पहली बात तो मैं यहाँ पर आपको लिखता हूँ बेटा सर्वांग सम, क्या बेटा लिखता हूँ सर्व सर्वांग क्या सर्वांग इतना करते हैं। हम इसका संधि विच्छेद करते हैं बेटा, तो ये जो बनता है बेटा इसका मतलब सर्व हो जाएगा, सर्व धन क्या बेटा अंग फिर प्लस क्या बेटा सर्व अंग सम। सर्व माने क्या होता है बेटा सभी होता है, अंग में से क्या होता है बेटा पार्ट होते हैं। जैसे बेटा हम बात करते हैं कि हमारी बॉडी की क्या है पार्ट है, तो ऐसे इसका बेटा भी इसमें जो आकृतियां होगी उसके भी क्या होते हैं पार्ट होते हैं। तो सर्व माने क्या होता है सभी, अंग में से यहाँ पे लिखना क्या बेटा अंग ही लिख देना कोई दिक्कत नहीं। सम माने क्या होता है बेटा समान, अर्थात बेटा लिख सकते हो इसको समान तो लिख सकते हो, ब्रैकेट में बेटा तुम लिख सकते हो बराबर। ओके चलिए, तो सर्वांग सम सर्व प्लस अंग प्लस सम क्या बेटा ये सम। सर्व माने होता है बेटा सभी, अंग वंश अंग होता है बेटा पार्ट से इंग्लिश में कहते हैं, सम माने होता है समान अर्थात बराबर। तो बेटा नाम से पता चल रहा है कि ऐसी दो आकृतियां जो सर्वांग सम होता है बेटा जो समरूप आकृतियां है सर्वांग सम होता है उसमें कम से कम दो आकृतियां होनी चाहिए। ओके ऐसी दो आकृतियां जिसका क्या बेटा सभी अंग क्या हो समान हो, नाम से पता चल गया सभी अंग क्या हो समान हो अर्थात सभी अंग क्या बराबर हो, उसे बेटा क्या कहते हैं सर्वांग सम आकृतियां कहते हैं। ओके जैसे थोड़ा सा हम इसको समझाते हैं, जैसे देखो
हमारे पास बेटा 10 रुपए की एक सिक्का देखा, समझना आप लोग, ये मेरे पास कितने सिक्का बेटा 10 रुपए का है, यहाँ पर मेरे पास कितना बेटा 10 रुपए का, ओके। या मान बेटा, अच्छा दिक्कत ये होगी, छोड़ दे, हम बात करते हैं सेंटीमीटर की। मेरे पास बेटा एक, मेरे पास क्या है, कंगन है, क्या है बेटा, कंगन ना लेकर के जैसे मान लेते हैं बेटा कुछ और ले लेते हैं, और सिक्का ले लो, 10 रुपए सिक्का ले लो बेटा। मेरे पास 10 रुपए बेटा सिक्का है, सिक्का जिसकी बेटा हम कह रहे त्रिज्या है बेटा वो 5 सेंटीमीटर, ये भी सिक्का है 5 सेंटीमीटर का। मान लिया मेरे जो 5-10 रुपए सिक्का है वो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का है। अब मैं तुमसे पूछूं कि दो सिक्का मेरे पास है, एक सिक्का 10 रुपए, दूसरे हाथ में 10 रुपए, बेटा उठाओगे, इसको उठा के रखोगे तो पूरा पूरा क्या करेगा, बोलो, पूरा पूरा क्या करेगा, ढक लेगा, क्या करेगा, पूरा पूरा ढक लेगा। तो ऐसी दो आकृतियां जिसका आकार क्या हो बेटा, आकार तथा क्या बेटा माप दोनों क्या होना चाहिए, समान हो, उसी को सर्वांग आकृतियां कहते हैं, ओके। देखिए अब 5-5 रुपए सिक्का मेरे पास इधर है, 5 रुपए उठा के इस पर रखो बेटा, पूरा पूरा क्या करेगा, ढक लेगा, नहीं ढके। आप अपने घर पर ट्राई करना बेटा, 5 पे 2 सिक्का लेना, उठा के रख देना, देखो पूरा पूरा क्या करेगा, ढक लेगा। अब हम जैसे बात करते हैं बेटा, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि 5 हमारे पास, मान लीजिए बेटा कोई भी वस्तु है 5 सेंटीमीटर का है, ओके, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का, ये भी 5 से उठा के इसके ऊपर रखेंगे, क्या करेगा, बोलो, पूरा पूरा क्या करेगा, ढक लेगा। अब थोड़ा सा और आगे हम बात करते हैं, ठीक, जैसे देखो, अब देखो बेटा, ये देखो, मेरे पास एक वर्ग है, क्या है बेटा, वर्ग है, ये भी बेटा 5 सेंटीमीटर का है, 5 से वर्ग मतलब होता है बेटा कि 5-5 सेंटीमीटर, चारों भुजाएं आपस में क्या है बेटा 5 सेंटीमीटर। इसका नाम दे देता बेटा ए बी सी और क्या डी। दूसरा वर्ग लेते हैं बेटा, अब उसका भी नाम मैंने क्या दे दिया बेटा, बता एम एन ओ पी। ये भी हम बात करते हैं बेटा, ये भी कितना है 5 सेंटीमीटर का है, ओके, ये भी कितना है बेटा 5 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं बेटा, ये भी तुम्हारा कितना बेटा 5 सेंटीमीटर, ये भी अब कितना बेटा 5 सेंटीमीटर, ओके। अब बताओ यार, हम कह रहे हैं ये 5 सेंटीमीटर, ये भी 5, दोनों वर्ग है, मेरे पास एक वर्ग है, दोनों 5-5 से, अरे भाई मेरे पास एक 5 सेंटीमीटर का वर्ग है, दूसरा 5 सेंटीमीटर उठा के रखोगे, क्या पूरा पूरा ढकेगा, नहीं पूरा पूरा ढक लेगा। इसका मतलब बेटा ये दोनों आकृतियां कैसी हैं, वर्गाकार है, वर्गाकार है, और इसकी माप भी क्या है 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब कि ऐसी दो आकृतियां जिसका आकार कैसा है, वर्गाकार, और इसकी माप भी क्या है बेटा 5 सेंटीमीटर दोनों का। इसका मतलब इसका आकार समान है और माप भी क्या है, समान है। तो ऐसी दो आकृतियां जिसका आकार तथा माप दोनों समान होते हैं बेटा, ऐसी आकृतियां जिसका आकार तथा माप समान होते हैं उसे क्या कहते हैं, सर्वांग आकृतियां कहते हैं। समझ में, चलिए सर्वांग को जो होता है बेटा उसको कैसे दर्शाते हैं, थोड़ा सा आप जैसे हमारे पास चतुर्भुज बेटा, हमारे पास क्या वर्ग है ए बी सी डी है क्या, है ना। तो इसको सर्वांग को बेटा ऐसे लिखते हैं, किस लिखते हैं, ए बी सी डी, सर्वांग क्या बेटा एम एन ओ पी। सर्वांग किससे दर्शाते समझ में है, ठीक। ये जो होता है बेटा समरूपता होता है, अगर इसमें दोनों में बेटा बराबर चिन्ह लग जाता है तो सर्वांग सम बन जाता है, ओके। इतना समझ में आया, चलिए। तो सीधी सी बात है बेटा, ऐसी दो आकृतियां जिसका आकार तथा माप क्या बेटा समान हो उसे क्या कहते हैं, सर्वांग सम आकृतियां कहते हैं। डिफिनेशन चर्चा कर लेते हैं, अच्छा हम लोग देखो बेटा हम लिख लेते हैं, ऐसी क्या बेटा, ऐसी दो आकृतियां जिसका क्या बेटा, जिसका माप तथा आकार दोनों समान होता है उसे सर्वांग सम आकृतियां कहते हैं। समझ में आया होगा।
ऐसी दो आकृतियां बेटा, एक चतुर्भुज, एक हमारा वर्ग बेटा ए बी सी डी है, दूसरा आकृति एल एन ओ पी। ऐसी दो आकृतियां जिसका माप तथा आकार दोनों समान होता है उसे सर्वांगसम आकृतियां कहते हैं। तो आपने देखा बेटा इसका माप कैसा है, वर्गाकार है, और इसका जो आकार है वो वर्गाकार है, और इसका जो माप है बेटा वो क्या है, 5-5 सेंटीमीटर है। इसका माप भी समान है। ओके, तो बेटा हम सर्वांगसम आकृतियों पे बात खत्म करते हैं। अब हम चलते हैं बेटा समरूप आकृतियों। ओके, चलते हैं। क्या बेटा लिखा है, समरूप आकृतियां। तो अब देखो कैसा है इसमें, ऐसी दो आकृतियां जिसका आकार समान होता है परंतु माप क्या होती है, अलग अलग होती है बेटा, उसी को क्या कहते हैं, समरूप आकृतियां कहते हैं। चलिए जैसे हम समझाते हैं आप सबको, पहली बात एग्जांपल से चित्र के अकॉर्डिंग समझाते हैं। ठीक, अब तुम लोग को देख रहा होगा बेटा, एक हमारे पास क्या बेटा, यहाँ पर देखना, ये देखो 5 सेंटीमीटर हमारे पास क्या बेटा, क्या बेटा आपका ये गोला है। अब बताओ बेटा ये हमारे पास 5 सेंटीमीटर का है, अब यही चीज हमारा क्या बेटा है 7 सेंटीमीटर। अब बात ये बताओ यार दोनों कैसे दिख रहा है, गोलाकार दिख रहा है, लेकिन फर्क है इसमें, दोनों का आकार क्या बेटा सेम है। कैसे दिख रहे हैं दोनों, गोलाकार, लेकिन इसका माप देखो बेटा, माप में चीज माप देखना, माप इसका 5 सेंटीमीटर, इसका 7 सेंटीमीटर है। अरे मेरे भाई ये 5 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर, आकार तो दोनों समान है, एक जैसा। आपको कहेंगे सर कैसा है, तो आप कहेंगे सर यार गोलाकार है, तो लेकिन क्या पता इसकी माप समान है, नहीं, ये 5 है ये 7 है। तो अब देखो डिफिनेशन अपने आप बन गई, ऐसी दो आकृतियां जिसका आकार क्या है बेटा समान है परंतु माप क्या होती है, अलग अलग होती है, उसे समरूप आकृतियां कहते हैं। अब हम कह रहे हैं बेटा, अगर हम जैसे ताजमहल की बात करते हैं, ताजमहल रियलिटी में बहुत बड़ा होता है और बेटा एक पिक्चर बहुत छोटी सी होती है, तस्वीर सी होती है, लेकिन ये भी हम कह रहे हैं बेटा अगर पिक्चर जहां छपी होती है वो भी ताजमहल है, जो हमारा रियलिटी में है बेटा बड़ा सा बना वो भी है, लेकिन ये भी ताजमहल है जो पिक्चर में तस्वीर पे छपा होगा, जो रियलिटी वो भी ताज, लेकिन फर्क इतना सा है कि उसका आकार छोटा सा है, उसका आकार सॉरी दोनों का आकार कैसे है ताजमहल के जैसा, लेकिन उसकी जो माप है बेटा वो क्या है बड़ा है, वो वाला तस्वीर वाला का छोटा होगा। और थोड़ा सा एक बात करते हैं, छोटा हो जाएगा जी, जैसे देखिए ये देखो आपका ये दिख रहा होगा बेटा कि ये देखो गिलास दिख रही है, क्या दिख रही है बेटा, क्या दिख रही है बेटा, गिलास दिख रही है, समझे क्या बेटा ये गिलास। ओके, हम तुमसे पूछें कि जो गिलास है वो किसके आकार में दिख रही है तुमको, तो आप कहेंगे सर आपने क्लास 10th में बेटा एक चैप्टर उसे कहते हैं बेटा, इसमें होगा बेटा आप जानते हो बेलन होता है, शंकु होता है बेटा, और गोला होता है, और गोला, और एक होता है छिन्नक होता है, क्या होता है बेटा छिन्नक। आप क्लास 10th की मैथ में ठीक समझना। तो ये जो आपका गिलास है किसके आकार का है, छिन्नक के आकार का, कैसा है बेटा छिन्नक के आकार का है। ओके, अब तुम देखना ये देखो समझना, समझे होता तो बेटा ये शंकु के आकार का होगा, ये देखो ऐसे दिख रहा है क्या, ये दिख रहा है क्या बेटा, लेकिन जब शंकु के बेटा एक पार्ट को बेटा उसके ऊपरी पार्ट को काट दिया जाता है, अगर इसको ऊपर करोगे तो ऊपर बनेगा, एक पार्ट जब इसको काट दिया जाता है बेटा तब वो क्या बन जाता है, शंकु के बेटा जब एक पार्ट को काट दिया जाता है तो बन जाता है छिन्नक। तो आपको दिख रहा होगा बेटा ये दोनों जो गिलास है किसके आकार का, आप सर कहेंगे कि छिन्नक के आकार क्या है, लेकिन बेटा ये जो है बेटा हम कह रहे हैं अगर तुमसे पूछो बेटा इसमें कितना पानी है इसमें कितना है, आप लोग कहेंगे सर इसमें ज्यादा आएगा, क्यों कि इसकी माप क्या है बेटा अलग है, क्यों क्योंकि ये बेटा ये ज्यादा आपकी बड़ी दिख रही है, बड़ी मतलब ये ज्यादा गहरी होगी बेटा, ये कम गहरी होगी बेटा, ज्यादा गहरा है बेटा ज्यादा पानी आएगा। हम मान लेते हैं बेटा जो इसकी बेटा लंबाई है, हम बात कर लेते हैं बेटा इसमें
कितना है बेटा, हम बात करते हैं इसका है बेटा 7 सेंटीमीटर, लेकिन जो बात इसकी करते हैं बेटा वो मान लेते हैं 9 सेंटीमीटर। साफ बात है बेटा कि यार जब मतलब भाई जिसकी गहराई ज्यादा हो उसमें पानी ज्यादा है, जिसकी गहराई कम हो बेटा उसमें पानी कम आएगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा ये दोनों डायग्राम से बिल्कुल हटके। ऐसी दो आकृतियां जिसका आकार दोनों का गोलाकार है, आकार समान है परंतु माप दोनों का क्या है, अलग अलग है। अब इसे देखो, छिन्नाकार जो गिलास होती है वो बेटा छिन्नाकार होती है। ऐसी दो आकृतियां जिनका क्या बेटा बताना, ऐसी दो आकृतियां जिनका क्या बेटा आकार क्या है, समान है, छिन्नक के आकार है, परंतु इसकी माप देखो अलग अलग। इस जो गिलास है छिन्नक के आकार का है 7 सेंटीमीटर, ये कितने सेंटीमीटर के है, 9 सेंटीमीटर की है। तो इसका मतलब आकार कैसा है, छिन्नक के आकार है, लेकिन इसकी माप क्या है बेटा, उनके साथ ही 9 है। इसका मतलब अलग अलग। साफ सी बात ये पता चल गया होगा आपको कि बेटा कि समरूप आकृति किसे कहते हैं। ऐसे दो आकृतियां जिसका बेटा आकार समान होता है, दोनों देखो गोलाकार आकार समान होता है परंतु माप क्या होती है बेटा, अलग अलग होती है, उसे समरूप आकृतियां कहते हैं। ओके, जैसे थोड़ा सा एक बात करते हैं बेटा, देखो आपको दिख रहा है यहाँ पर मैंने लिख दिया बेटा समरूप। क्या लिख दिया बेटा, समरूप। अगर मैं इसका बेटा समविच्छेद करता हूं तो ये बनता है बेटा सम, और क्या बनता है बेटा रूप। सम माने क्या होता है बेटा, समान। अपनी भाषा में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये बेटा रूप माने हम मान लेते बेटा क्या है, चेहरा है। ओके, मैंने क्या लिखा इसको, देखो ये मैंने क्या लिखा बेटा, सम में से क्या समान लिख दिया। रूप मतलब क्या बेटा, चेहरा। मतलब बेटा ये आपको पता चला कि इसका क्या होगा, आकार समान होगा लेकिन माप अलग अलग होगी। मतलब बेटा वो दिखने में एक जैसा रहेगा लेकिन बेटा सम माने बराबर होगा। रूप मतलब क्या, उसका चेहरा भी क्या हो जाएगा, मतलब एक जैसे वो दिखने में होंगे। ओके ठीक, जान लीजिए। अच्छा ऐसे छोड़ो, हम थोड़ा डिफिनेशन की बात करते हैं बेटा, समझना। देखो ऐसी दो आकृतियां जिसका आकार समान होता है तथा माप अलग 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 होती है, उसे समरूप, उसे क्या कहते हैं बेटा, समरूप समरूप आकृतियां कहते हैं। ऐसी दो आकृतियां जिसका आकार समान होता है तथा माप अलग अलग होती है, उसे समरूप आकृतियां कहते हैं। जैसे एग्जांपल आप देना चाहते हैं बेटा वही तो देना। ओके, जैसे मैंने बताया बेटा ये आपके पास कितने सेंटीमीटर का बेटा बॉल 5 सेंटीमीटर है, ये कितने मीटर का बेटा 7 सेंटीमीटर। ओके, तो आपका बेटा देख रहे आकार दोनों कैसे गोलाकार है, आकार समान है परंतु क्या बेटा माप क्या है, भिन्न भिन्न है, मतलब अलग अलग है। ऐसी दो आकृतियां जिसका आकार समान होता है तथा माप क्या होता है बेटा, माप अलग अलग होती है, उसे समरूप आकृति कहते हैं। एग्जांपल पर ये दोनों हमारे पास बॉल है, ये 5 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर। इसका मतलब माप इसका 5 है, इसका माप क्या है 7 है, लेकिन आकार दोनों कैसे गोलाकार। ओके, आई होप कि आपको वीडियो आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा कि आपको जहां ना समझ में आया हो। बाकी मैं अगले वीडियो में आपको बहुत अच्छे से अच्छा बताने की कोशिश करता हूं। ओके बाय, बाकी अगले वीडियो नेक्स्ट